सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट दो वीडियो में हमने प्रॉब्लम डिस्कशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो आशा है कि आप वो सभी सवाल एक एक जो हमने आपको बताए हैं वो आप अच्छे से समझे होंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लिए होंगे। लास्ट वीडियो में हमने होमवर्क नहीं दी थी आपको, तो आप इसमें होमवर्क ले लीजिए। सेम टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, सेम बुक एसी वर्मा। 45 तक हम डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट है 46 से लेकर 52 तक जो आपको बना कर रखनी है। अगली वीडियो में ये सब सवाल के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आज की जो मेन टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं और इसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, हमने आपको मोशन के ही क्लास में बताया था कि जब कभी भी किसी मोशन का एनालिसिस तुम कर लो तो वहाँ पर कुछ बातें पहले से नोट डाउन कर लो कि हम जिसकी मोशन की बात कर रहे हैं उस बॉडी या पार्टिकल में कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। उस बॉडी या पार्टिकल में शुरुआत में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है या नहीं है, और उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो फोर्स कांस्टेंट है या वो फोर्स वेरिएबल है, उस फोर्स के डायरेक्शन क्या है, जिससे उस बॉडी के मोशन कैसे बनेंगे वो तैयार किया जाता है। यहाँ पर चूंकि एक चार्ज पार्टिकल की हम मोशन की बात करने वाले हैं, तो चार्ज पार्टिकल अगर है तो गारंटली उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, और मास होगा तो एक mg फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। भले वो बहुत छोटा होने से नेग्लिजिबल हो जाए, बात अलग है, लेकिन एक mg फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। और दूसरा, चूंकि वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन ले रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज पर एक फोर्स भी लगेगा, तो दो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। बाकी इसके अलावा वो चार्ज पार्टिकल का मोशन कहाँ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो सतह पर हो रहा है तो नॉर्मल भी लग सकता है, सतह अगर खुरदुरा है तो फ्रिक्शन भी लग सकता है, पानी में मोशन ले रहा है तो बुआंसी भी लग सकता है, स्प्रिंग में अगर वो बंधा हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स भी लग सकता है। तो नंबर ऑफ फोर्सेस मे बी पॉसिबल। तो हम जैसा सिचुएशन देखेंगे उसके अनुसार हम मोशन का एनालिसिस करेंगे, लेकिन कम से कम दो फोर्स तो वहाँ पर लगना तय है। एक है mg फोर्स और एक है इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर लगेगा। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, कुछ बात आप नोट कर लीजिए। इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मोशन की बात हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली करता क्या है। जैसे मान लिया जाए एक यूनिफॉर्म हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली करता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बस एकमात्र काम है वह है चार्ज पर फोर्स लगाना। पॉजिटिव चार्ज है तो अपने ही डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज है तो अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाएगा। तो जैसे मान लो कि ये चार्ज अगर पॉजिटिव है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का मान होगा Q × E। ये हम जानते हैं। अगर वो निगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता, और फोर्स का मैग्नीट्यूड वही होता Q × E। ठीक है। और इस फोर्स से क्या होगा, चूंकि बात मोशन की हम करने वाले हैं, तो फोर्स से एक्चुअली में क्या जनरेट होता है।
तो फोर्स से बेसिकली बनता है एक्सेलरेशन। तो जिस दिशा में फोर्स लगता है हम जानते हैं, उसी दिशा में इसमें एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर इधर फोर्स लग रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन इधर होगा। और एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, तो हम अगर एक्सेलरेशन की बात पूछें कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ऑफ कोर्स फोर्स बटा में मास होगा। और जो चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर उसके पास मास है m है, दोनों में मास अगर m है, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा q इंटू ई डिवाइडेड बाई m। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो अपने आप में एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो मोशन पर डिपेंड नहीं करता, इनवेरिएंट है। और हम मान लेते हैं कि जो इसमें मोशन हो रहा है बहुत स्लो मोशन हो रहा है, तो उसके मास भी मान सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। और इस तरह से क्यू ई डिवाइडेड बाई एम एक कांस्टेंट फैक्टर बनेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, तो फिर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाता। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देन इन दिस केस we can use the kinematical equations। kinematical equations हम यूज कर सकते हैं, because the acceleration is constant। kinematical equations क्या है? वही है v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो हम इस तरह का डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, और अगर इसका जो मोशन कर्व मोशन हो रहा हो, तब उस केस में हमें यही इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लगाना होगा, या हम कंपोनेंट मेथड लगा करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी लगेंगे जब आपके एक्सेलरेशन क्या हो, वो कांस्टेंट हो। बात कर लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, मान लिया जाए कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब उस केस में हम क्या बात करेंगे? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म की बहुत तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलने से नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलने से नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों बदलने से भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो वहां पर कैसा नॉन यूनिफॉर्म है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो कि किसी भी तरीका का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब उस केस में देन एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। जो एक्सेलरेशन बनेगा, एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, और तब हम इसके लिए देयरफॉर वी कैन नॉट यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो हम जो मोशन ऑफ इक्वेशंस है वो नहीं लगा सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम तब यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। ये जो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इस तरह के हम इक्वेशन का इस्तेमाल जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन हो रहा है तो हम वहाँ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तब फिर इस केस में हम क्या करेंगे? तो मेरे पास दो हथियार हैं जिसको हम इस्तेमाल करके ये काम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में किसी भी पार्टिकल के मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं। एक हथियार है वी कैन यूज, या तो हम यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, या तो हम ये यूज कर सकते हैं, या नहीं तो वी कैन यूज
वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये कहीं भी यूज होता है, यूनिफॉर्म है तब भी यूज होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तब भी यूज होगा, तो ये हम यूज कर सकते हैं उस केस में। यूनिफॉर्म है तो काम बड़ा आसानी से हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। नॉन यूनिफॉर्म के केस में थोड़े से आपके मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स जो है अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझते हैं। ज़्यादातर सवाल जो हमने देखा है, जो आपसे पूछा गया है, वो यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन पूछे गए हैं, तो हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो हम इसको हटाते हैं और देखते हैं। सपोज करो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एक इलेक्ट्रॉन को सपोज करो देयर इज एन इलेक्ट्रॉन में ऑफकोर्स मास होगा, उसको हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में u स्पीड से आगे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में u स्पीड से अगर हम इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? किधर फोर्स लगना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन पर? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाएगा, तो इस पर फोर्स लगेगा पीछे। मोशन है आगे, फोर्स कैसा होगा? कांस्टेंट। पाथ कैसे बनेंगे? तो चूंकि फोर्स मोशन के अपोजिट लग रहा है तो पाथ आपको स्ट्रेट लाइन बनेंगे, एलोंग भी लगता तो पाथ स्ट्रेट लाइन बनता। तो हम जैसा कि बताए थे कि जब भी मोशन की बात हो स्ट्रेट लाइन में और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो जिस दिशा में वेलोसिटी होता है उसी दिशा में हमें एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लेने होते हैं। तो हम इसका इस दिशा में अगर एक्सेलरेशन के मान लिखें तो इस दिशा में एक्सेलरेशन माइनस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इधर बन रहा है, फोर्स तो पीछे लग रहा है, तो मान इसके लगेंगे E/m। और ये एक्सेलरेशन कैसा काम करेगा? तो ये एक्सेलरेशन काम करेगा रिटार्डेशन की तरह, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ये कहीं यहाँ जा करके कुछ दूर में जा करके ये रुक जाएगा, और ये दूरी हम उसके बाद इसका निकाल सकते हैं s। हमसे कई सवाल इसके बारे में पूछे जा सकते हैं कि बताइए यहाँ पर अगर हम u स्पीड से इसको मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग में अगर प्रोजेक्ट कर दिए तो कितना देर तक वो आगे की तरफ चलेगा, या कितना देर बाद जाकर के वो रुक जाएगा, कितना दूर जाके वो रुकेगा। ये सारे टाइप के क्वेश्चन है, तो हम आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं v बराबर u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है माइनस में E/m इंटू टी, और यहाँ से आप t का मान बोल सकते हैं mu डिवाइडेड बाई E। तो इतना देर तक चलने के बाद ये रुक जाएगा, और एक्चुअली में वो वहां पर रुका नहीं रहेगा, थोड़े क्षण के लिए रुकेगा, क्योंकि इस पर एक इधर फोर्स कंटिन्यू लग रहा है, तो रुकने के बाद फिर ये वापस यहाँ से लौटेगा भी। तो बात चूंकि हमें पूछा गया कितना देर तक जाकर के रुकेगा, तो हम बस यहीं तक का मोशन कंसीडर करेंगे। दूरी पूछता है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, s बराबर हम vt माइनस हाफ एट स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, या हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें सारे डाटा मालूम है। तो v का मान तो 0 है, हाफ, a का मान एक्सेलरेशन माइनस E/m i इंटू टी स्क्वायर, t का मान हम ये रख सकते हैं mu का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएंगे, और यहाँ से आपके माइनस माइनस प्लस हाफ, ऊपर में एक m आ जाएंगे, mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई E इंटू ई, दैट इज s। तो इतना दूर जाने के बाद वो रुक जाएगा। इसी केस में चार्ज के न्यूमेरिकल मान भी दिए जा सकते हैं, उसके मास के न्यूमेरिकल मान भी दिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल मान दिए जा सकते हैं, और आपको ये सवाल न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है। तो हमें सीखना है कि कैसे हम इसके मोशन को लेंगे, बस कुछ नहीं, आपके जो काइनेमेटिक्स पढ़े हैं वो आपका मेन बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा, और आप उसी के अनुसार अपना काम को करेंगे। ठीक है।
ये तो हुआ कि अगर वो मोशन के अलोंग या अपोजिट में अगर मोशन फोर्स लग रहा है, तब फिर उस केस में हम इसके मोशन को कैसे एनालिसिस करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है। सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। सपोज करो दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, वर्टिकली अपवर्ड आई हियर वी आर सीइंग, ओके। एंड इसी में कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन एक अच्छा खासा दूरी तक है, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फेंक देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं कुछ u वेलोसिटी से, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाते हुए, समथिंग लाइक दिस। देखो यहां पर भी बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, तो एक तो इस पर इधर या इधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे। साथ में एक बताया था कि mg फोर्स भी लगेगा, परंतु इलेक्ट्रॉन के केस में जो mg फोर्स होगा वो बहुत बहुत छोटा होगा, क्योंकि m देखिए 9 × 10⁻31 kg के आसपास में इस इलेक्ट्रॉन के मास होते हैं। तो अगर हम उसमें g मल्टीप्लाई भी कर देंगे mg फोर्स, ग्रेविटी फोर्स के लिए, तो उसके मान भी बहुत बहुत बड़ा नहीं हो जाएंगे, उसके मान अभी भी बहुत स्टिल छोटे ही रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में हम लोग जो mg फोर्स है उसको नेग्लेक्ट करके काम को अंजाम दे देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम मेन कंसंट्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा उसके मोशन पर, उसके कारण कैसा इसका प्रभाव बनेगा मोशन का। तो जैसे यहाँ देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को हमने u स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है। क्या होगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर घुसेगा, यहीं पर इसी इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाना शुरू कर देगा, और इधर फोर्स लगेगा तो इधर में एक्सेलरेशन होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा, तो E/m, और इसकी वेलोसिटी इनिशियल ये रहा। यहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या है देखो, तो इस केस में वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तब इस केस में मैंने बात बताया था स्ट्रेट लाइन होगा। इस केस में क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी इधर है और फोर्स या एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो क्या ये एक्सेलरेशन या फोर्स जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग हुआ? नहीं हुआ। क्या अपोजिट हुआ? नहीं हुआ। अलोंग और अपोजिट अगर नहीं है इनिशियल वेलोसिटी के फोर्स या एक्सेलरेशन, तो हमने बताया था कि पाथ उसका वहां पर होगा कर्व्ड। और देखो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल? ऑफ कोर्स कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो कर्व पाथ गारंटी होगा पैराबोलिक। तो यहां पर जो इस इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। इनफैक्ट आप अगर इसको थोड़ा सा ऐसे महसूस करो कि मान लो कि एक पार्टिकल को हम ऐसे धरती से ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, समथिंग लाइक दिस। सपोज करो दिस इज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो इस पर एक नीचे की तरफ g लगता है, और इस केस में इसके पाथ जिस तरह हम यहाँ पर ऐसे बनाए थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, कुछ ऐसा ही मोशन यहाँ भी होगा। बस फर्क ये होगा कि इस केस में नीचे एक्सेलरेशन g काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के रूप में काम करेगा E/m, और इसके पाथ भी कुछ इसी तरह के होंगे। ठीक है, और ये उसका जो है सेम लेवल है जहां से उसको हमने फेंका था, जहां वो पहुंचा है। फिर जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस राइज हुए थे वैसा यहाँ पर भी राइज हो सकते हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा सकते हैं। जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन तैयार किए थे उसके बारे में अगर हम बात करें कि यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लेगा, तो बिल्कुल जो यहाँ पहुँचने में यह टाइम लिया था जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, तो यहाँ पर भी हम इसको t कह सकते हैं, और इस t का मान हम यहाँ बोल सकते हैं कितना, तो 2u sin थीटा बाई, प्रोजेक्टाइल में तो g बोला करते थे लेकिन यहाँ हम g नहीं बोल करके बोलेंगे a, और a का मान हम बोलेंगे E/m।
ऑफ कोर्स इसका मैक्सिमम हाइट भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका मैक्सिमम हाइट बोले थे वैसे यहाँ पर भी मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं। कितना? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो वहां पर हम g बोलते थे तो यहाँ पर बोलेंगे 2a। हम इसका रेंज भी बता सकते हैं, दैट इज r, दिस इज अ रेंज। यहाँ पर जैसे इसका रेंज बोला था तो रेंज के मान भी बोल सकते हैं। रेंज क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, और g की जगह हम यहाँ लिखेंगे a। और इन सभी केस में जो हम एक्सेलरेशन यूज करेंगे दैट वुड बी e बाई m। ठीक है, मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, वो कुछ अलग प्रकार के मोशन नहीं होंगे, बिल्कुल हूबहू हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं कहाँ? काइनेमेटिक्स में। ठीक है, एक और हम इसका एग्जाम्पल आपको डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह का है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला हम एक उसके सोर्स भी ले लेते हैं। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला कैसा होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर से इधर बनाए। तो हम इसका सोर्स ले सकते हैं। मान लिया जाए एक हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट कंसीडर कर लें और एक ऊपर में नेगेटिव चार्ज प्लेट कंसीडर कर लें। तो इस तरह के एक इलेक्ट्रिक फील्ड के निर्माण हो सकते हैं। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E का निर्माण किया है। यहाँ पर देयर इज एन E इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दो प्लेट के मान लिया जाए बीच की दूरी है कुछ दिया जा सकता है, और इस प्लेट की लंबाई मान लिया जाए है L, और इस प्लेट की दूरी ले लेते हैं D, समथिंग लाइक दिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दिया हुआ है। इस प्लेट के दोनों प्लेट के रीजन के बिल्कुल बीचों बीच हम एक चार्ज पार्टिकल को, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, वो प्लेट के अलोंग u गति से प्लेट के रीजन में ऐसे भेज देते हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे। तो जब तक वो चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के बाहर है तब तक तो एकदम स्ट्रेट लाइन चलते जाएगा, और जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में समाएगा वैसे ही इस पर एक पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो वैसे ही इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और वो फोर्स का मान होगा QE। और मास से अगर हम भाग दे देते हैं तो इस पर एक इस दिशा में एक्सेलरेशन तैयार हो जाएगा। मान लिया जाए इसका मास बहुत 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 छोटा है ताकि जो mg फोर्स है वो नेगलेक्ट हो जाए। तो इस तरह के इसके मोशन बनेंगे, फोर्स बनेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी इसका इधर है, तो क्या होगा? क्या ये ऐसे जाएगा? नहीं। क्या ये ऐसे जाएगा? नहीं। ये काम करेगा, इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेगा, और इनिशियल वेलोसिटी के चूंकि एक्सेलरेशन ना लॉन्ग है ना अपोजिट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पाथ कर्व्ड होगा, और वो कर्व्ड पाथ पैराबोलिक होगा। तो इसके पाथ कुछ इस तरह के बनेंगे, ऐसे बनेंगे, और इस तरह से मुड़ते हुए वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर निकलेगा। यहां पर प्रश्न कई प्रकार के हैं। तो यहां पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये कितने देर बाद ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कितने देर बाद इस दोनों प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर निकलेगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट दिस टाइम। दूसरा, वो कितना अपने ओरिजिनल पाथ से अलग हट करके निकलेगा, से इट इज y, दैट इज से इट इज कॉल्ड
डिफ्लेक्शन, है ना, और अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल बना करके वो निकलेगा, ये एंगल कितना बना करके निकलेगा, दैट इज कॉल्ड डेविएशन, डेल्टा यू कैन से। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर निकलेगा उसमें वेलोसिटी क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये डायरेक्शन वही जो डिफ्लेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी। तो हम यहाँ पर आपके प्रश्न बना सकते हैं कि फाइंड टी, ये टी कितना देर बाद वो इस दोनों प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर निकले, दैट यू हैव टू फाइंड आउट टी। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वाई, दैट इज डिफ्लेक्शन कितना होगा, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना अलग हटके निकलेगा। उसके बाद डेल्टा, दैट इज डेल्टा कितना डेविएट करेगा अपने पाथ से, ओके, दैट इज डिफ्लेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड डिफ्लेक्शन। और उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिजाइन किए हैं, ये आपको निकालना है। तो चलिए हम यहाँ आपको सिखाते हैं, वैसे आप खुद निकाल भी सकते हैं। पाथ कैसा है, ऑफ कोर्स पाराबोला। पाराबोला हम इतना बोल्डली क्यों बोलते हैं, हमने बताया था कि अगर पाथ कर्व्ड हो रहा है और उसके दरमियान जो एक फोर्स काम कर रहे हैं या जो एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन में कांस्टेंट हो तो कर्व्ड पाथ गारंटली पाराबोला ही होगा, ठीक है। तो इसके पाथ जो ये बने हैं वो पाराबोलिक पाथ होंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस केस में, इसके पाराबोला मोशन के लिए। सपोज कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे, हम यहाँ पर वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो डायरेक्ट यू ही है। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का मान 0 होगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए है, एक्सेलरेशन ए है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0 होगा। हम इसको अगर x बोले हैं इसको हम y बोल सकते हैं, इसको हम x बोले हैं इसको हम y बोल सकते हैं, ऐसा। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो हम L बोलेंगे, और इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को ऑफकोर्स हम y बोलेंगे। फाइनल वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में v cos डेल्टा बोल सकते हैं, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट भी sin डेल्टा बोल सकते हैं। हमने 2 डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट डिसॉल्व कर लिए हैं। जब कभी भी पैराबोलिक मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं। चूंकि पाथ कर्व्ड हो गए हैं, 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहे हैं, तो दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग हम कंपोनेंट डिसॉल्व करके काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं। तो हमने वही काम को यहाँ पर अंजाम दिया है। तो चलिए हम अलग अलग डायरेक्शन में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं x डायरेक्शन में, ठीक है। तो बताइए भाई x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, l। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में यही है u दिया हुआ था, और यहाँ पहुँचने का टाइम है t प्लस हाफ। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0। अब 0 हो गया तो फिर ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हम t बोल सकते हैं कि ये t का मान हो जाएगा l बटा में u। तो कितने देर बाद उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से वो बाहर निकलेगा, तो हम आराम से बोल सकते हैं दैट t विल बी इक्वल टू l डिवाइडेड बाई u, ठीक है। तो हम मेरा जो अभी यहाँ का जो टाइम कैलकुलेट करना था वो टाइम मेरा निकल गया। अब हम y निकालने की बात करते हैं, और इस y को निकालने के लिए क्या करें, तो हम यूज करते हैं s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर y डायरेक्शन में। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो यही y ही है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है ही नहीं, t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में यही है, q e बाई m आई इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम तो हम निकाले हुए हैं
दैट इज एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आपको y निकल गया, दिस इज y, व्हाट इज इट, क्यू ई एल स्क्वायर, क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m यू स्क्वायर। तो ये y आपके हो गए। अब हमको निकालने हैं डेल्टा, दैट इज डेविएशन और फाइनल वेलोसिटी। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एक बार लगाते हैं x डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो बताइए तो x डायरेक्शन में v फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना है, तो दैट इज v cos डेल्टा दिस मच। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो u ही है। ये जो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, ये ux लिखे हुए हैं, दैट इज u, इट इज गिवन, x डायरेक्शन की वेलोसिटी u ही है और y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है। और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 गुना t 0, तो ये हट गया। इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी y डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, दैट इज v साइन डेल्टा। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी देखिए 0 है। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में, दैट इज q e बाई m एंड t का मान l बाई u, t का मान यहाँ से l बाई u, ये ला के रख दिए हैं। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अब क्या करें, डेल्टा अगर कैलकुलेट करना है तो आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से भाग दे दीजिए। तो 2 को 1 से भाग दोगे तो भी कट जाएंगे, साइन बाई कॉस होंगे 10, तो tan डेल्टा विल बी इक्वल टू, और यहाँ से आ जाएंगे आपके मान क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम इंटू यू स्क्वायर, क्योंकि ये u आकर के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से आप डेल्टा बोल सकते हैं tan इनवर्स क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम इंटू यू स्क्वायर, दिस मच। और v निकालना है, दैट इज v, ये वाली v फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर लीजिए, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको डायरेक्ट v कैलकुलेट हो जाएगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू रूट अंडर u स्क्वायर प्लस क्यू ई एल बाई एम इंटू यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल को पकड़ के रखिए कि हम लोग जो सीखे हुए हैं काइनेमेटिक्स में, उसका हम यहाँ पर बखूबी इस्तेमाल करेंगे और हम सवाल को आराम से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऑफ कोर्स यूज़ करना पड़ेगा या तो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, या नहीं तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। होमवर्क करके आप रखिए, अगली वीडियो आपको होमवर्क की प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आगे का टॉपिक हम लोग का रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।